हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बच्चे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट किया था आपने रिवाइज़। थोड़ा सा मैंने बोला था कि ये सारा रिवाइज़ कर लेना। नहीं किया था तो बच्चे आप नुकसान कर बैठेंगे अपना। प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे रिवाइज़ करते रहिए मेरे साथ साथ, तो आप लोगों को अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आएगा, है कि नहीं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन कराऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन के, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपके साथ अकाउंटिंग इक्वेशन के। और इससे पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, मैं कुछ आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। आइएगा, पहले कुछ पॉइंट्स पे मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। देखो, ये है आउटस्टैंडिंग, ये मैंने लिखा एडवांस, क्या जी। अब खर्चे, एक्सपेंसेस एंड इनकम, ध्यान से समझना, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये। एक्सपेंस समझते हैं ना, खर्चा। तो कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है का क्या मतलब है कि वो एक्सपेंस, वो खर्चा अभी आपने पे नहीं किया, अभी आप उसे पे करेंगे। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग हो, भाई सैलरी हमें पे करनी थी लेकिन अभी मैंने सैलरी पे नहीं की, तो वो मेरी क्या बन गई, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी पे करनी बाकी है। और अगर सैलरी पे करनी बाकी है तो वो मेरे ऊपर एक तरीके से बोझ है। कोई भी खर्चा जो अभी आपने पे नहीं किया, पे करना बाकी है, वो एक तरीके से आपके ऊपर बोझ है, लाइबिलिटी है, उधार है। आपको आज नहीं तो कल वो पे करना पड़ेगा। भाई मैंने ऐसा मान लो, मैंने आपकी सैलरी पे नहीं की, आप एम्प्लॉई हैं मेरे यहाँ पे, मैंने आपकी सैलरी पे नहीं की। अब सैलरी भले ही मैंने आपकी पे ना की हो, जैसे ही आप मुझे कहीं पर भी दिखेंगे, मार्केट में दिखेंगे, तो मैं आपसे अपना मुंह छुपाऊंगा, अरे भाई ये कहाँ से आ गया, इसकी तो सैलरी पे करनी बाकी है, अब ये बंदा सैलरी मांगेगा। तो वो बंदा या वो इंसान जिसे देखकर आपको मुंह छुपाना पड़े, दुम दबा के भागना पड़े, वो आपके लिए क्या है, उधारी है, लाइबिलिटी है, कर्जा है। डन है जी, डन है सर। अब ऐसे ही इनकम भी उधारी हो सकती है। मुझे आपसे फ़ी लेनी है लेकिन अभी आपने मेरी फ़ी पे नहीं की, अभी आपने मुझे मेरी फ़ी नहीं पे की है, तो एक तरीके से ये मेरी क्या है, आपकी तरफ से जो इनकम होने वाली थी वो इनकम क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गई। जो इनकम मेरे पास आपकी तरफ से आने वाली थी वो इनकम क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गई। और आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे लिए क्या बनेगा, एसेट बनेगा। कि भाई आज नहीं तो कल ये पैसा मिलेगा। अब मार्केट में मिलो मुझे, कहीं पर भी अगर आप मुझे मार्केट में दिख गए तो मैं भागूंगा थोड़ी, मैं तो आपको बुलाऊंगा, हाँ जी सर क्या हाल है, आपसे पैसे लेने थे, मुझे पैसे नहीं दिए आपने मेरे अब तक। तो कोई भी ऐसा इंसान जिसे देखकर आप उसे बुलाओ, आप खुश हो, वो आपका क्या बनेगा, एसेट बनेगा। अब इसी तरीके से एडवांस देखो, कोई भी खर्चा अगर आपने एडवांस में कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आपको सैलरी पे करनी थी और मैंने अप्रैल के साथ साथ आपको मई की सैलरी भी दे दी। एक मंथ की सैलरी आपकी 20,000 है, मैंने आपको 40,000 हैंड ओवर किए कि भाई अप्रैल की सैलरी प्लस मई की सैलरी भी ले लो। तो अब क्या होगा, अब मैं मई में आपसे सर्विसेज तो लूँगा, आप मेरे लिए जॉब तो करेंगे, मेरा काम तो करेंगे, लेकिन मुझे आपको सैलरी तो देनी नहीं। तो एडवांस में जब भी आप कोई खर्चा करोगे तो वो आपका क्या बनेगा, एसेट बनेगा। ध्यान रखना, जब भी आप एडवांस में कोई खर्चा करते हो वो आपका क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है। और अगर आपको इनकम एडवांस में मिल गई, भाई जैसे आपकी ये इनकम है, आपने मेरी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लास परचेज़ की, आपने जो भी फीस थी वो मुझे पहले पे कर दी, जो भी इसका परचेज प्राइस कॉस्ट था वो आपने मुझे पे कर दिया। अब मेरे को तो इनकम मिल गई मेरी, लेकिन मेरी जो लाइबिलिटी है आपकी तरफ, कोर्स कराना, उसके बाद अगर कोई चेंजेस आए उसको कराना, वो तो मेरे ऊपर पेंडिंग है।
तो आपने एडवांस में इनकम तो ले ली, लेकिन आपको अभी सर्विसेज देनी बाकी हैं, तो वो बनेगी आपकी लाइबिलिटी। ध्यान रखना इसको। तो कैसे समझे आप? आउटस्टैंडिंग, अगर मिलना बकाया है तो बड़ा मज़ेदार वाली बात है, अभी तो मिलेगा, एसेट है, लेकिन देना बकाया है। कितना बुरा लगता है सुनने में कि हमें किसी का पैसा देना पड़ेगा, अभी देना बाकी है, हमारी क्या है? लाइबिलिटी। एडवांस में अगर आप खर्चा कर रहे हो तो एडवांस में एक बार खर्चा कर दो तो वो आपका क्या है? एसेट। लेकिन अगर एडवांस में इनकम मिल गई तो वो आपकी क्या है? लाइबिलिटी। अगर मैं आपके साथ इनके डबल इफेक्ट का बात करूं, अगर मैं इसकी डबल इफेक्ट की बात करूं, मान लो मैं आउटस्टैंडिंग की बात करता हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो अभी आपने पे नहीं करे, तो भले ही आपने पे ना करे हों बट फिर भी वो आपके खर्चे बनेंगे प्लस आपकी लाइबिलिटी बनेगी। और अगर मैं आउटस्टैंडिंग इनकम की बात करूं, यानी वो इनकम जो भी मिलनी बाकी है, तो एक तो आपका एसेट बनेगा और एक आपकी इनकम तो है ही, भले ही ना मिली हो इनकम बनेगी। लेकिन अगर मैं एडवांस की बात करूं, एडवांस में किया गया खर्चा, एडवांस का मतलब है कि अभी उसका समय नहीं आया, उससे पहले आपने खर्चा कर दिया। जब तक समय नहीं आया जब तक आप उसे खर्चा नहीं मानोगे। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो इस चीज़ को कि अगर मैंने आपकी सैलरी है अप्रैल की 20,000, मैंने आपको 40,000 पे किए, मई के भी 20,000 दे दिए, तो जब आप मेरे से ये पूछोगे या कोई भी मुझसे पूछेगा कि अप्रैल में आपकी सैलरी पे क्या खर्चा है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि 40,000 क्योंकि मैंने 40 पे की है ना, क्योंकि 20,000 तो मई के हैं ना, नेक्स्ट मंथ के। मैं कितने बताऊँगा? जो मेरी अप्रैल की सैलरी मुझे पे करनी चाहिए थी अपने स्टाफ को 20,000, और बाकी बचा जो 20,000 है वो मई में खर्चा बनेगा। तो खर्चा एडवांस में कभी नहीं बन सकता आपका। तो एक्सपेंस अगर आपने एडवांस में किए हैं तो एक तो आपकी बनेगा वो एसेट, दूसरा क्योंकि आपने खर्चा किया है तो आपका कैश क्या हुआ होगा? डिक्रीज। अगर आपको एडवांस में इनकम मिलेगी, अगर आपको एडवांस में इनकम मिलेगी तो एक तो वो बनेगी आपकी लाइबिलिटी, भाई एडवांस में मिल गया। दूसरा क्योंकि मिल रहा है, कुछ तो आ ही रहा है ना, तो कैश क्या कर रहा है आपका? इंक्रीज। इसका काम आने वाला है, अब इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको क्वेश्चन में, इसलिए मैंने पहले क्लियर करा आपके साथ। हाँ, मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चन में कोई भी ऐसी टर्म आए जो आपने कभी सुनी ना हो, पढ़ी ना हो। नोट कीजिएगा प्लीज़ इसको, यहाँ से शुरू किया मैंने आज आपके साथ, नोट कीजिए। आउटस्टैंडिंग और एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया क्या? हो गया जी। चलिए, तो अब मैं आपके साथ इन्हीं कुछ कंसेप्ट्स को फॉलो करते हुए अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, और मैं आपके साथ देखूंगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखना अब। शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने इनका इफेक्ट दिखाना है। ठीक है जी, ठीक है सर। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। चलिए, आंसर नंबर 2। अकाउंटिंग इक्वेशन। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। देखिए चैप्टर में ना थोड़ा सा घुसड़ मुचड़ चलता रहेगा, क्योंकि इसका वो ज़्यादा बड़ा होता है, क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेट, और मेरे पास ये छोटा होता है। आप जब भी इसको करो ना तो किस तरीके से करोगे वो देख लो।
मान लो ये रजिस्टर है आपके पास, कोई पेज खाली नहीं है क्या? ये रजिस्टर है मान लो आपके पास, तो ऐसे ना बनाकर ऐसे बनाओ। आपके पास ऑप्शन है, मेरे पास नहीं है वो ऑप्शन। तो आप इस तरीके से इसको बनाओ, जब भी आपको बनाना अकाउंटिंग क्वेश्चन को ऐसे करके, ऐसे मत बनाओ, पूरा नहीं आएगा। डन है? ठीक है जी। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो, अब सबसे पहले क्या है आपके पास? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। अब आप सोचो और बोलो, अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है 50,000 से, क्या डबल इम्पैक्ट होगा? एक तो बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा, एक तो बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा, तो आपके एसेट में एक अकाउंट ओपन हुआ कैश। पर्टिकुलर में आप लिखेंगे जो भी आपकी एंट्री है, जैसे स्टार्टेड बिजनेस, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आधा अधूरा लिखेंगे चलेगा। कितना कैश आया बिजनेस में? बिजनेस में आया 50,000। दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा सर? इम्पैक्ट तो दो होंगे ना हर ट्रांजेक्शन के, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। दूसरा, जब भी बिजनेस में ओनर कैश लगाएगा तो उसकी क्या इंक्रीज हो जाएगी? कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। पहले आप दो ट्रांजेक्शन्स को करते हो, अगली ट्रांजेक्शन देखो, सैलरी पे की गई 2,000, अब आपने सैलरी पे की है, सैलरी पेड, तो पे किया, आपने पैसा दिया, ये आपने निकाला जेब से पैसा और दिया, तो आपके पास से क्या चला गया? आपके पास से कैश चला गया 2,000। और सैलरी पे करना मेरे लिए क्या है? सैलरी पे करना, इस महीने पे करूँगा, अगले भी करूँगा, उससे अगले रेगुलर बेसिस पे करूँगा। तो सैलरी पे करना मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस को कहाँ से माइनस किया जाएगा? एक्सपेंस को कैपिटल से माइनस किया जाएगा। जब आप दो ट्रांजेक्शन कर लेते हो, फिर आप लिखते हो इसका नेट, यानी 50 माइनस 2 48, 50 माइनस 2 48, बीच में इक्वल टू है। और इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है न्यू इक्वेशन। अब मैं थर्ड पे आ रहा हूँ आपके साथ। अब देखो, आ गई ना कहानी आउटस्टैंडिंग की। वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस मतलब दिहाड़ी पे करते हैं। सैलरी और वेजेस में क्या फ़र्क होता है पता है आप लोगों को? सैलरी बेसिकली मंथली जाती है, वेजेस डेली बेसिस पर जाती है। दिहाड़ी जिसको हम इसीलिए कहते हैं, दाढ़ी नहीं, दिहाड़ी, या रेगुलर बेसिस पे जो आप डेली बेसिस पे जो आप पेमेंट करते हो लेबर को, वो वेजेस कहलाता है। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है, यानी पे करना बाकी है। तो अगर पे करना बाकी है तो एक तो बना एक्सपेंस और एक बना लाइबिलिटी। अभी बताया था आपको, अगर कोई भी, अब ये वेजेस क्या है? आपका खर्चा। तो अगर खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो एक बना एक्सपेंस, एक बना लाइबिलिटी। मैं यहाँ पे लिखूँगा वेजेस आउटस्टैंडिंग, मैं यहाँ पे लिखूँगा वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग में, वेजेस आउटस्टैंडिंग में मेरे पास एक, उसमें कैश का तो कोई रोल नहीं है सर, वो तो अभी पे करनी बाकी है। आपने पे तो किया नहीं, जो कैश आपका कम या ज़्यादा होगा, तो कैश का कोई रोल नहीं है। एक बनेगी आपकी लाइबिलिटी, ये थोड़ा सा देख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत होगी। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या बनी आपकी? कितनी आउटस्टैंडिंग वेजेस? लाइबिलिटी बनी 200। साथ ही साथ 200 से आपका एक्सपेंस भी माना जाएगा, तो आप माइनस कर देंगे।
200 से आपका एक्सपेंस भी माना जाएगा तो आप माइनस कर देंगे। 48,000 इक्वल टू 200 यहाँ आ गया और यहाँ बचा आपके पास 47,800। हर न्यू इक्वेशन पे LHS इक्वल टू RHS करते चलना। अब एसेट साइड आ रहा है 48,000, लाइबिलिटी साइड आ रहा है 200 प्लस 47,800 यानी 48,000। इक्वेशन नंबर 4, प्रीपेड इंश्योरेंस है 700 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस है 700 रुपये। अब प्रीपेड इंश्योरेंस आपने खर्चा किया है एडवांस में। प्रीपेड का मतलब है एडवांस, प्रीपेड का मतलब है एडवांस। जैसे हम और आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं ना, मोबाइल रिचार्ज, तो हम लोग पहले करा लेते हैं कि हमने पहले रिचार्ज कराया, उसके बाद यूज़ करते हैं पूरा महीना या जब तक चलता है वो। तो प्रीपेड का मतलब है एडवांस। एडवांस में अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो तो वो आपका एसेट बनेगा और आपके पास से जो कैश है वो जा रहा है। अगर आप एडवांस में कोई भी खर्चा कर रहे हो तो प्रीपेड इंश्योरेंस। और ये इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस है हमारी किस्त, इंस्टॉलमेंट। मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, उसकी किस्त भरता हूँ मैं हर महीने। तो हर महीने की पहली तारीख को मैं पे कर देता हूँ उस महीने की किस्त, तो वो इंश्योरेंस की किस्त हो गई। कितने की किस्त है आपकी? 700 की। आपका कैश कम हो गया 700 से। खर्चा तो बनेगा नहीं, खर्चा नहीं बनता एडवांस में किया गया खर्चा। मैंने आपको बताया एडवांस का मतलब है अगली बार की बारी, अगले महीने। जो समय अभी तक आया नहीं आप उसको खर्चा मानोगे नहीं, जब वो समय आएगा तभी खर्चा माना जाएगा। एडवांस में अगर आप खर्चा करते हो तो एसेट बनेगा और कैश डिक्रीज होगा। तो आपको एसेट में एक कॉलम और ओपन करना पड़ेगा, एडवांस इंश्योरेंस। कितना? 700। खर्चा बनेगा नहीं इसीलिए कैपिटल पे कोई रोल आएगा नहीं। तो यहाँ कितना बचा आपके पास? 47,300। यहाँ पे आ गया 700, तो टोटल हो गया 48। इधर अभी नो चेंज है, इधर अभी नो चेंज है। न्यू इक्वेशन 5, न्यू इक्वेशन 5 देखो। अब इंटरेस्ट ड्यू, स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन बनाया गया है इसी कंसेप्ट के लिए कि आपको पूरा आउटस्टैंडिंग पूरा एडवांस समझ आना चाहिए। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹100। इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन अभी आपने पे नहीं किया। अगेन इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड मतलब आउटस्टैंडिंग, बकाया है पे करना। तो सेम वही है एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी। तो मैं इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से ही ओपन करूंगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, कितना? 100 रुपीज़। तो अब आपकी जेब से तो कुछ गया नहीं, 100 रुपये आपका खर्चा बकाया है, तो एक तो बनेगी लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर एक नया ओपन हो गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आपकी लाइबिलिटी 100 रुपये। और भले ही आउटस्टैंडिंग है लेकिन पे तो किया है, माइनस तो होगा। पे तो किया है मतलब पे तो नहीं किया भले ही अभी, लेकिन खर्चा तो है ही, तो माइनस तो होगा आपका, खर्चा तो बनेगा, तो कैपिटल में से माइनस कर दिया। इस पे कोई चेंजेस नहीं। 47,300, 700, 200, 100, 47,700। ये आपकी न्यू इक्वेशन हो गई। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? यहाँ तक मैच हो रहा है ना, 48 और 48, ठीक है। लास्ट कहती है आपने रेंट एडवांस में पे किया 150। तो अगर एडवांस में रेंट पे कर रहे हो तो अगेन एडवांस में किया गया रेंट आपका एसेट बनता है।
और आपका कैश, क्योंकि आपने पे कर दिया तो कैश कम हो जाएगा। एडवांस रेंट कितना है 150, तो 150 मैंने पे किया है एडवांस में, तो मेरा कैश कम हो गया। दूसरा, मेरा एक नया एसेट क्रिएट हो गया एडवांस रेंट के नाम से, एडवांस रेंट 150, इन पे कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब आपकी फाइनल इक्वेशन निकल कर आएगी, जिसको लास्ट में हम लोग कह देते हैं फाइनल इक्वेशन। 47,150, 700, 150, 200 प्लस 100 300, 47, हाँ भाग गया भाई वापिस आ, 47,700। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आप एक इक्वेशन लिखते हो, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आखिरी में एक इक्वेशन लिखते हो, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट में क्या क्या चल रहा है मेरे पास, कैश, एडवांस इंश्योरेंस, एडवांस रेंट। लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल, तो कैपिटल है। अब कैश का फाइनल बैलेंस क्या आया 47,150, एडवांस इंश्योरेंस का 700, एडवांस रेंट का 150, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100, 47,700। अब ये टोटल आपका सेम आ जाना चाहिए जी। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अगर आपके स्कूल में ये लास्ट वाली एडजस्टमेंट नहीं कराई जा रही है, लास्ट एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो फिर आपकी मर्जी है, आप इसे छोड़ भी सकते हो। आंसर नंबर 2 प्लीज़ नोट करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन आंसर नंबर 2 प्लीज़ नोट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक कंप्लीट किया आप लोगों ने, बढ़िया बात है सर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं मैं आपके साथ, और क्वेश्चन देखें, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन देखेंगे जो आप ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं पहले हम लोग एक बार। प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड प्रूव करने का मतलब है कि आप ये प्रूव करो कि एसेट जो है वो बराबर हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। ठीक है जी, चलिए। ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, बैलेंस शीट, तो वो भी बताऊंगा आपको अभी। आंसर नया नहीं है सर, बता चुका हूँ, ये जो मैं लास्ट में करा रहा हूँ ना आपको, ये बैलेंस शीट ही है। आंसर नंबर 7, अकाउंटिंग इक्वेशन सीरियल नंबर, सीरियल नंबर
पर्टिकुलर्स एसेट्स इक्वल टू, कैपिटल का कॉलम आप बिल्कुल लास्ट में छोटा सा रख सकते हो क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले वही एंट्री होगी आपके पास, कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000। तो ये तो आपको मैंने बताया स्टार्टेड। जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो एक तो आपका कैश इंक्रीज होगा बिजनेस में, और दूसरी आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी बिजनेस में, फर्स्ट। सेकंड, आपने रेंट पे किया एडवांस में, तो एडवांस में अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो एक तो आपकी जेब से कैश चला गया 500 रुपये, वो माइनस कर दो, ठीक है। और एडवांस में अगर आप कोई खर्चा करते हो तो वो आपका क्या बनता है, एसेट बनता है। अभी बताया आपको 500 रुपये से आपका एसेट इंक्रीज हो गया। इन पे अभी कुछ भी नहीं है। 59,500 500 इक्वल टू 60,000, ये बनी मेरी न्यू इक्वेशन। थर्ड, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड क्रेडिटेड 20,000। अब आपने जो टोटल गुड्स परचेज किए ना, वो परचेज किए 50,000 के। उस 50,000 में से 30,000 आपने कैश पे कर दिया तुरंत, रिमेनिंग 20,000 आपने उधार पे परचेज किया है, यानी अभी आपने कैश पे नहीं किया। रिमेनिंग 20,000 अभी आपने कैश पे नहीं किया है। अब देखो ध्यान से समझना इसको, परचेज गुड्स, एक और एसेट ओपन करो, स्टॉक। स्टॉक, अब आपने टोटल स्टॉक कितने का परचेज किया, 50,000 का, तो स्टॉक आ गया, एसेट इंक्रीज हो गया 50,000 से। आपने अपनी जेब से पैसा कितना पे किया, 30,000, तो 30,000 आपका कैश कम हो गया। इस पे एडवांस रेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आया, 50,000 आपका स्टॉक बढ़ गया, 30,000 से कैश इंक्रीज हो गया। रिमेनिंग जो 20,000 आपने परचेज किया है उधार पर, उससे आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई फ़ायदा या नुकसान थोड़ी हुआ है। सिंपल, आपने गुड्स खरीदे 50,000 के, 30,000 कैश में पे किया, तो कैश एसेट होता है वो कम हो गया। 20,000 आपने उधार पे ख़रीदा है, उधार मतलब आपकी लायबिलिटी हो गई, तो आपकी लायबिलिटी क्या कर लो, बढ़ा लो। अब 59,500 माइनस 30, तो 29,500, ये 500 ही रहा, स्टॉक हो गया 50,000। इधर आए, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई 20 से, और कैपिटल 60 है। न्यू इक्वेशन, दोनों साइड आपकी 80 चल रही होगी, 29,500 प्लस 530 प्लस 50 80, डन है जी। फोर्थ पे आ जाओ, अब फोर्थ पे आ जाओ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। आपने गुड्स सोल्ड किए हैं इस बार, टोटल गुड्स कितने के सोल्ड किए हैं, अगेन 50,000 के सोल्ड गुड्स। तो आपने 50,000 के अगर गुड्स सोल्ड किए तो आपके पास से 50,000 का कैश चला गया, ख़त्म, कैश खलास, रोकड़ा ख़त्म। कैश की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, स्टॉक की बात करनी चाहिए थी मुझे। 50,000 का स्टॉक आपके पास से चला गया, 50,000 का स्टॉक जाने के बाद स्टॉक रह गया 0। अब ये आपने बेचा, तो इसमें कैश में कितना बेचा, 30, तो 30,000 ऐड कर लो कैश में, और जो उधार पर बेचा है 20,000, उसके लिए आप एक और अकाउंट ओपन करेंगे एसेट में, डेटर। 20,000 आपका डेटर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपने 50,000 का स्टॉक सोल्ड कर दिया सर। 50,000 का स्टॉक जब आपने सोल्ड करा, उस 50,000 के स्टॉक को सोल्ड करने पर आपका पूरा 50,000 का स्टॉक चला गया, तो हमने स्टॉक माइनस कर दिया, एसेट कम हो गया।
30,000 आपने कैश में बेचा था तो 30,000 आपके पास कैश आ गया इन हैंड, वो इंक्रीज हो गया। 20,000 आपका डेटर बढ़ जाएगा क्योंकि आपने उधार पर बेचा था, तो एक वर्ड आएगा डेटर। ये मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको बताता हूँ, डेटर और क्रेडिटर दोनों। 30 + 29 59,500 प्लस 500। अब ये ख़त्म हो गया, 20,000 यहाँ पर आ गया, 20,000 लाइबिलिटी, 60,000। ये आप देखो अभी भी आपका 80 ही चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है सर। न्यू इक्वेशन, नेक्स्ट फिफ्थ, आपने सैलरी पे की 500 रुपये और सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी पे करनी बाकी है 100 रुपये। इसका मतलब आपके ऊपर टोटल जो सैलरी के नाम का खर्चा है, जो टोटल सैलरी के नाम का एक्सपेंस है वो कितना था, 600 रुपये। उस 600 रुपये में से अब ये खर्चा आपका कितना है, 600, तो खर्चा कितना रहेगा, 600। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, भले ही आपने कोई एक्सपेंस पे कर दिया या पे नहीं करा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सपेंस आपका टोटल में माना जाता है। हाँ, एडवांस में अगर आप कुछ पे कर रहे हो वो एक्सपेंस नहीं है। एडवांस में अगर आप कुछ भी पे कर रहे हो वो आपका एक्सपेंस नहीं है, ध्यान रखना। डन है यहाँ तक सर, बिल्कुल डन है, ठीक है जी। अब प्रूफ डेट अकाउंटिंग, ठीक है। अब आपका जो टोटल खर्चा है सैलरी का वो है 600 रुपये। उस 600 में से 500 आपने पे कर दिया, देखो सैलरी, तो 500 जो पे कर दिया वो माइनस हो गया। कैपिटल में जो टोटल खर्चा बनेगा वो 600 बनेगा, और जो 100 रुपये आपने अभी पे नहीं किए, आउटस्टैंडिंग है सैलरी, वो आपकी जाकर, भाई इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन 100 रुपये यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी जाकर ऐड हो गई। तो 600 रुपये में से 500 रुपये आपके कैश में से माइनस कर लो, कैश कम हो गया। 100 रुपये जो है आपका वो लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि अभी पे नहीं किया, आपके ऊपर उधारी है, आपको पे करना है, तो 100 रुपये लाइबिलिटी में जाके ऐड हो गया, और 600 रुपये का 600 रुपये आपकी कैपिटल में से माइनस हो गया। 59,000, इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है कहीं पर भी, प्लस 500, ये शून्य है, एंड 20,000, तो 79,500 हो रहा है कहीं ना कहीं। 20 + 100 + 59,400, ठीक है जी। ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई। अब आ जाओ लास्ट आपकी 6th, बोट मोटरसाइकिल। अच्छा जी, आपने मोटरसाइकिल परचेज की है, बाइक, लेकिन 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 ये मोटरसाइकिल आपने बिजनेस के लिए परचेज नहीं की, ये तो आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ की है भाई। तो अगर आप कोई भी चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ कर रहे हो, और ऐसा माना जाएगा क्योंकि ट्रांजैक्शन आपके यहाँ पर गिवन है कि ये पैसा कहाँ से पे हुआ है, ये पैसा बिजनेस से पे हुआ है, तो पैसा बिजनेस से पे कर रहे हो, लेकिन मोटरसाइकिल घर के लिए है, तो उसे नाम दिया जाता है ड्राइंग। ध्यान रखना, उसे नाम दिया जाता है ड्राइंग्स। जब भी आप अपने घर के लिए कुछ भी एसेट या कुछ भी लेते हो, मैंने आपको पहले भी ड्राइंग बताई थी एक जगह, कि अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, कुछ भी पैसा जो आपने बिजनेस से निकाला लेकिन खर्च करा पर्सनल यूज़ पे, तो वो आपकी ड्राइंग्स हैं, वो आपकी क्या है, ड्राइंग्स है। तो कितने की आपने मोटरसाइकिल परचेज किया, चलो सस्ती है, 5,000 आपने कैश निकाल लिया। अगर ये बिजनेस यूज़ के लिए नहीं होता तो नो डाउट आपका एसेट क्रिएट होता, तो आपका एसेट क्रिएट होता, लेकिन अब क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए है तो आपकी कैपिटल में से माइनस कर दीजिए, आपकी कैपिटल में से माइनस कर दीजिए। ड्राइंग से क्या होगा, हमेशा आपकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अब फाइनल अमाउंट देख लीजिए कितना आ रहा है, 59 - 5 54,000 प्लस 500 प्लस 20,000। इधर आ जाओ, लाइबिलिटी में एक क्रेडिटर है 20,000 प्लस 100 और 54,400।
ये है आपकी फाइनल इक्वेशन, ये है आपकी फाइनल इक्वेशन। अब आपको बोला है इसमें बैलेंस शीट बनाओ, तो मैं सीधा बैलेंस शीट बना रहा हूँ, क्योंकि वो जो मैं आपको लास्ट में कराता था वो भी बैलेंस शीट ही है। क्या होती है ये भी समय आने पे बताऊंगा, अभी तो आप समझ लो बस कि बैलेंस शीट क्या है। लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। अब जो आप उसमें लिखते थे ना वो यहाँ लिखोगे। लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों आएगा यहाँ पर। जैसे मैं सबसे पहले लिखूंगा कैपिटल कितनी है 54,400। और क्या है, क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं आपके पास 20,000। और क्रेडिटर के बाद है हमारे पास एक और चीज़ था ना, क्या था ये 100 रुपये, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपये। एसेट में क्या क्या है मेरे पास, कैश है 54,000, कैश के अलावा एडवांस रेंट 500 रुपये। स्टॉक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़ीरो हो चुका है। लास्ट में आ रहा है आपके पास डेटर 20,000। अब आप इनका टोटल करेंगे 74,500 और 74,500, बिल्कुल। तो यही बैलेंस शीट की फॉर्म है। वो मैंने आपको वो वैसे करा रहा था पहले इक्वेशन में या इस तरह से लिखने में स्टेटमेंट में, और उसी को ही अगर आप इस तरीके से एक डब्बे में डाल देते हो तो वो बैलेंस शीट बन जाती है। क्या होती है बैलेंस शीट, ये समय आने पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी बस ये है कि एक लाइबिलिटी साइड होगी, अमाउंट एक एसेट साइड होगी। लाइबिलिटी साइड पे लाइबिलिटी भी आएंगी प्लस कैपिटल भी आएगी, और कोशिश करना कि सबसे पहले कैपिटल लिखी जाए, ठीक है, और उसके बाद आपकी लाइबिलिटीज़ लिखी जाए। ऐसे ही एसेट में आपके पास कैश, एडवांस रेंट और डेटर था, वो लिख दिया। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी मेरे हिसाब से वो थी आपकी ड्राइंग वाली, कि फाइनल जो आप एक मोटरसाइकिल परचेज करके लाए, पैसा आपने बिजनेस से दिया, तो पैसा अगर बिजनेस से दिया है तो पैसा बिजनेस का कम हो जाएगा। लेकिन अगर पर्सनल यूज़ के लिए है, ड्राइंग है, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी कैपिटल को कम कर देगा। प्लीज़ नोट कीजिएगा, पोज एंड नोट आंसर नंबर 7 दिखेगा नहीं ना, पे बड़ा ही रख लो, 2-3 बारी में दिखा दूंगा। आंसर नंबर 7, बैलेंस शीट, ठीक है जी। दोबारा दिखाऊं, लो अगर कुछ रह गया है तो दोबारा कर लो। ये आपके पास मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया, ठीक है। अब मैं आपके साथ इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, मैं आपके साथ दो टर्म्स को डिस्कस करना चाहूँगा, आगे भी काम आएंगी ये आपके पास। आपके अकाउंट्स में ना एक चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसे भी करेंगे एक बार। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में आपके साथ कंप्लीट करूंगा ना, क्योंकि इससे क्या है थोड़ा सा आपको अकाउंट्स की नॉलेज मिल जाती है कि हो क्या रहा है, डबल इफेक्ट क्या है। मैं इसको समझाए बिना आपको सीधा सीधा थ्योरी पढ़ाए जाऊंगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक रटने वाली बात हो जाती है। तो पहले हम इसको करेंगे, फिर हम वापस थ्योरी पे आ जाएंगे, फिर हम थ्योरी डिस्कस करेंगे आपके साथ। डेटर्स वर्सेस क्रेडिटर, दो वर्ड आ रहे हैं आपके पास। स्पेलिंग आ रही है समझ में, थोड़ा सा राइटिंग का इशू रहता है। DEBTOR डेटर, CREDITOR क्रेडिटर।
डेटर कौन है? डेटर हैं पर्सन टू whom we sold गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट तो मुझे नहीं बताना क्या होता है। अगर आप क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड कर रहे हो मतलब जिनको हमने उधार पर माल बेचा है। क्रेडिटर पर्सन फ्रॉम whom we have purchased goods on क्रेडिट। क्रेडिटर कौन है? जिससे हमने उधार पर खरीदा है। डेटर जिसको हमने उधार पर बेचा है। अमाउंट विल बी मतलब फ्यूचर, विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। इनसे अमाउंट फ्यूचर में मिलेगा। अमाउंट विल बी पेएबल इन फ्यूचर। इनको हम लोग फ्यूचर में पैसे देंगे। जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा होगा उसको हम लोग एज अ एसेट कंसीडर करेंगे। जिन्हें हम फ्यूचर में पैसा हम देंगे, लो भाई तुम्हें पैसा देना था दे दिया, वो हमारी लाइबिलिटीज क्रिएट होगा। अब इसको याद रखने का एक तरीका है, डी फॉर डेटर, डी फॉर डैडी, सी फॉर क्रेडिटर, सी फॉर चाइल्ड। अब आप अपने आप को इनके बीच में रखो। ये आप हो, ठीक है, ये आपके डैडी हैं इधर, ये आपका चाइल्ड है इधर। डैडी से पैसा, डैडी से पैसा मिलेगा, डैडी से पैसा मिलेगा। चाइल्ड को हम पैसा देंगे। छोटा चाइल्ड है सर, बच्चे कहते हैं सर बड़ा हो गया कमा रहा है बताओ अब, ऐसे नहीं होता। फिर हम चाइल्ड थोड़ी बोलेंगे उसे प्यार से। तो याद रखने का जुगाड़ है ये। बहुत दिक्कत होती है आप लोगों को डेटर और क्रेडिटर याद रखने में। और डेप्टर नहीं होगा ये, डेप्टर ऐसे नहीं होगा, क्रेडिटर डेप्टर नहीं है वो, बी उसमें साइलेंट है, डेटर बोलेंगे उसको हम। डेटर मतलब डी फॉर डेटर, डी फॉर डैडी, पैसा मिलेगा, लेना है, एसेट है। सी फॉर क्रेडिटर, सी फॉर चाइल्ड, पैसा देना है, लाइबिलिटी है। प्लीज़ नोट कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पैसा मिलेगा, पैसा देंगे, नोट कीजिए प्लीज़। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? ये 8th को करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट सेम है, बस अमाउंट का फ़र्क है और कुछ नहीं है इसमें खास। अच्छा क्वेश्चन करना। एक क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 11। इन दो को ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11 मैं करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे, बाय बाय।